चलिए सबको हटाइए, चलिए चलिए ना, चलिए भाई चलिए। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार महागठबंधन के सहयोग से 8वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं और तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। लेकिन यहाँ एक सवाल जो है वो मेरे मन में, मेरे जहन में ये उठ रहा है और बिहार के तमाम लोगों के मन में ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ करके महागठबंधन के साथ चले गए। क्योंकि ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई थी, जंगल राज के खिलाफ हमेशा बात करते थे। और एक समय था जब 90 के दशक में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे, तभी से इन्हीं बातों को लेकर के नीतीश कुमार लालू यादव से अलग हुए थे। क्योंकि जंगल राज की बात हो रही थी, करप्शन की बात हो रही थी और इसी से नीतीश कुमार नाराज़ थे। और यही वजह थी कि नीतीश कुमार ने लालू का साथ छोड़ करके वो अपनी पार्टी का गठन किया था। तब सपना पार्टी हुआ करती थी और बाद में इसी पार्टी का नाम बदल करके उन्होंने जनता दल यूनाइटेड कर दिया। और इस पार्टी के जरिए, इसी फोरम के जरिए नीतीश कुमार लगातार लालू प्रसाद यादव के अगेंस्ट में वो चुनाव लड़े और उन्होंने जंगल राज के खिलाफ आवाज़ उठाया। और लंबे समय के बाद नीतीश कुमार को कामयाबी मिली थी साल 2000 में, जब वो कुछ दिनों के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। और वो इसीलिए मुख्यमंत्री बने क्योंकि बिहार की जो जनता थी वो बिहार के जंगल राज से, लालू यादव के जो जंगल राज था उससे वो परेशान थी, उससे वो त्रस्त थी। और इन्हीं वजहों से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार के जो सहयोगी थे उनके गठबंधन को उन्होंने सपोर्ट किया था और उसके बाद नीतीश कुमार सत्ता में आए थे। लेकिन ये सरकार बहुत कम समय तक के लिए थी। लेकिन उसके बाद साल 2005 में जब एक बार फिर से गठबंधन की सरकार बनी तो एनडीए की ही सरकार सत्ता में आई थी और तब नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। तो ये यहाँ जो मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि नीतीश कुमार जिस करप्शन को लेकर के बात करते थे, जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जंगल राज की बात करते थे, जिसके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसके खिलाफ उन्होंने राजनीति की, उसी के साथ वो सत्ता में क्यों चले गए। क्योंकि 2005 से लेकर के 2010 में भी जब चुनाव हुए राज्य विधानसभा के, जब बिहार में चुनाव हुए तो उस समय भी नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़े थे 2005, 2010 और दोनों बार नीतीश कुमार का गठबंधन जो था एनडीए के साथ वो सत्ता में आई और नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब 2013 के आखिरी में जब 2014 के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए एनडीए की उम्मीदवारी की घोषणा हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में, तब नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ करके महागठबंधन के साथ चले गए थे। और महागठबंधन के साथ जा करके वो 2015 का विधानसभा चुनाव भी लड़े। और सोच लीजिए कि 2015 का जो उन्होंने लड़ा तो उसके बाद महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ 20 महीने रहे और 20 महीने के बाद वो 2017 में एक बार फिर से वो एनडीए में उन्होंने वापसी कर ली। और वापसी की जो वजह थी वो थी वही करप्शन वाली वजह, वही जंगल राज वाली वजह। क्योंकि बीजेपी ने लगातार इन समय में जनता दल यूनाइटेड के साथ जो महागठबंधन की जो सरकार थी उसके खिलाफ लगातार बीजेपी ने करप्शन के जितने भी मामले थे, लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ जितने भी मामले थे उन सभी मामलों को उजागर किया था और उसका जवाब नहीं दे पाए थे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, जिसके कारण नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ करके और 20 महीने के बाद ही 2017 में वो एनडीए के साथ में चले आए और उसके बाद से लेकर के लगातार वो एनडीए के साथ थे। 2020 में एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव होता है बिहार में और इस चुनाव में भी नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ते हैं। और इस चुनाव में भी बिहार की जो जनता है वो एनडीए गठबंधन को ही वो बहुमत देती है और नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए गठबंधन मुख्यमंत्री बनाता है। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा ट्विस्ट था वो ये हो गया था कि इस बार जो बिहार के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे साल 2020 में, इस चुनाव में नीतीश कुमार की जो पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड, इसको इनकी सीटें बहुत कम हो गई और इनकी जो सीटें कम हो गई इसका सीधा सीधा आरोप नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के तमाम नेता ने
चिराग पासवान पर लगाए थे, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए का पार्ट होने के बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार के उम्मीदवार जहां जहां खड़े थे उन सभी जगहों पे चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए। नतीजा ये हुआ था कि इस चुनाव में नीतीश कुमार को भारी सीट का नुकसान उठाना पड़ा और नीतीश कुमार की जो पार्टी थी उन सिर्फ और सिर्फ 43 सीट को जीत पाई थी और राज्य में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यहीं से जो राजनीतिक हलकों में ये कहा जाता है कि यहीं से नीतीश कुमार और बीजेपी की धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी थी, लेकिन ये दूरियां जो थी ये अंदर खाने थी, ये ऊपर तक नहीं आया था। और नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा हैरान थे कि चिराग पासवान को एनडीए में रखा गया और एनडीए में रहने के बाद भी चिराग पासवान के जरिए बीजेपी ने उनकी पार्टी के जो नेता है उनका यही कहना है कि बीजेपी ने चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को कमज़ोर करने की कोशिश की और इसी का नतीजा था कि 2020 का जो विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट जब आया तो नीतीश कुमार को सिर्फ 43 सीटें मिली। और एक जो सबसे बड़ी बात थी वो नीतीश कुमार को ये खल रही थी कि इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी ने चिराग पासवान पर एक्शन नहीं लिया। ये बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अंदर ही अंदर जो है ना वो खल रही थी। और अभी हाल की बात एक बार मैंने आपको बताया भी था कि हाल में अभी एनडीए की एक मीटिंग भी हुई थी और उस मीटिंग में बतौर एनडीए के सहयोगी के रूप में चिराग पासवान को उस मीटिंग में शामिल किया गया था, जिसको लेकर के भी नीतीश कुमार बहुत हैरान थे कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी एनडीए ने उसको अपने पास रखा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि अभी हाल की मैं बात कर रहा हूँ, हाल में बिहार में बीजेपी कार्यकारिणी की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में जेपी नड्डा और गृह मंत्री भी पहुंचे थे और समापन समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा भी था कि आने वाले जो चुनाव हैं, लोकसभा के जो चुनाव 2024 में होने वाले हैं, उन चुनावों में और 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए गठबंधन एक साथ एकजुट होकर के ही चुनाव लड़ेगी। मतलब ये था कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का जो गठबंधन है, जिस गठबंधन के जरिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चल रहा है बिहार में, वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार को ये चीज़ ठीक नहीं लग रहा था कि आप एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जो हम आपके साथ कंटिन्यू सरकार बनाएंगे, दूसरी तरफ आप जिसने मेरी पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की उसके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को खल रहा था अंदर ही अंदर कि ये क्या हो गया। और एक चीज़ दूसरी बात थी आरसीपी सिंह वाले मामले को लेकर के, क्योंकि आरसीपी इनको जनता दल यूनाइटेड को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आरसीपी सिंह के जरिए बीजेपी एक बार फिर से वो जनता दल यूनाइटेड को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। जैसे 2020 के विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान के जरिए पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की थी, उसी तरह से आरसीपी के जरिए जनता दल यूनाइटेड को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि आरसीपी सिंह को जब से पार्टी ने राज्यसभा नहीं भेजा, उसके बाद उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद पटना में उनके जो समर्थक थे उन्होंने नारेबाजी भी की थी कि जो बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, इस तरह की नारेबाजी हुई थी, जो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के नेता को ये लग रहा था कि आरसीपी के बारे में जो खबरें आ रही है कि आरसीपी के जरिए जनता दल यूनाइटेड को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और नीतीश कुमार का कद छोटा करने की कोशिश की जा रही है, इसी का ये नतीजा है कि यहाँ पर आरसीपी का जो कार्यकर्ता है वो इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को खल रहा था और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए नीतीश कुमार ने ये स्टैंड लिया। ये पार्टी का कहना है कि इन्हीं वजहों से वो एनडीए के साथ उन्होंने साथ छोड़ दिया, क्योंकि ऐसी खबरें थी, इस तरह के उनके पास सबूत हैं, ऑडियो है, वीडियो है, सबूत है, जिसमें ये है कि आरसीपी सिंह के जरिए नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी और जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, जैसे हाल में अभी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए नीतीश कुमार ने इस तरह के कदम उठाए हैं। खैर जो भी हो, ये अंदर की बात है, वाकई में सच्चाई क्या है ये तो समय बताएगा। जब तक कि वो टेप जो है जिसकी बात कर रही है जेडीयू वो सामने नहीं आता, तब तक वो कुछ भी कहना इस पर मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है अब कि सरकार नई बन गई है बिहार में, जनता दल यूनाइटेड जो है अब महागठबंधन का हिस्सा हो गई है और महागठबंधन में पहले से आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां रही है और अभी जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ जीतन राम मांझी की हम भी उसी पार्टी का हिस्सा हो गई है। तो अब यहाँ देखना ये है कि जब आगे जो सरकार का विस्तार होगा तो विस्तार में
किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा, कौन कौन से अहम मंत्रालय किन किन पार्टी को मिलता है, ये सबसे बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पर भी आरजेडी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है। बेशक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, लेकिन अहम मंत्रालय जो है जिसको लेकर के हमेशा चर्चा होती है कि अहम मंत्रालय को आरजेडी अपने पास रखना चाहेगी। तो यहाँ देखना यह है कि सीटों का बंटवारा जो है, मंत्रालय का बंटवारा जो है वो किस तरह से होता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। दूसरी बात है कि अब बीजेपी चूंकि अब विपक्ष में आ गए, तो विपक्ष में आ गए तो वो विपक्ष वाली भूमिका निभाने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हो गई है। और जब ये सरकार का गठन हो जाएगा तो अब वो ये बात तेजस्वी यादव से ज़रूर पूछेगी कि वो चुनाव में हमेशा कहा करते थे कि वो जब सत्ता में आएंगे तो वो 10 लाख नौकरी देंगे, तो वो नौकरी कब दे रहे हैं, और बाकी जितने भी वो वायदे किए थे उन वायदों को क्या, ये बात तेजस्वी यादव से वो पूछेगी और तेजस्वी यादव को इसका जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि तेजस्वी यादव को इसको प्लेटफॉर्म पे लाना भी पड़ेगा, क्योंकि अब तो सरकार में आ गए वो, अब उनके पास कोई ऐसी चारा नहीं है कि वो ये नहीं कहते कि जो ये हो नहीं सकता है, हम तो सत्ता में है नहीं। अब वो सत्ता में है तो उनको जवाब देना पड़ेगा और उनको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। जितनी नौकरी की उन्होंने बात की थी अब उनको देना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि बिहार की जनता के लिए भी ये हो जाएगा कि भाई आपने जो वादा किया था, अब आपके पास भी 2.5 साल से ऊपर का समय है, तो अब आप जो है नौकरी दीजिए। क्योंकि अगर अब वो नहीं देते हैं तो जनता भी समझेगी कि तेजस्वी यादव की करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। और दूसरी बात, यहाँ पर अब चूँकि महागठबंधन की सरकार बन गई है और आपको पहले से पता है कि करप्शन को लेकर के ही नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ करके 2017 में एनडीए के साथ आए थे, और एक बार देखिए फिर से वो चले गए हैं उसी के साथ। अभी हाल की मैं बात कर रहा हूँ कि रेलवे भर्ती घोटाला मामले की फाइल खुली थी जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, और सीबीआई ने आरजेडी के जो खास नेता हैं जिनको लालू यादव का हनुमान कहा जाता है, भोला यादव, जिनके खिलाफ अभी हाल ही में कार्रवाई हुई थी पटना में भी, और उनका घर दरभंगा में है, वहाँ भी छापेमारी हुई थी और अभी हिरासत में है सीबीआई के भोला यादव। तो एक तो ये मामला चल रहा है और इस मामले में भी तेजी पकड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, आईआरसीटीसी मामला का जो घोटाला है उसकी फाइल भी खुलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके बाद ईडी भी अब दौड़ेगी, आरजेडी और बाकी जो जनता दल यूनाइटेड के जो दूसरे नेता हैं जो भी इसमें करप्शन में होंगे उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। तब देखना ये है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति जो है वो किस करवट बैठती है, नीतीश कुमार किस तरीके से सरकार को चलाएंगे। क्योंकि तब अभी तक क्या था कि वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए में नीतीश कुमार और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, और इतने समय से सरकार चल रहा था तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि जो उनको सरकार चलाने नहीं दिया गया, सरकार में इस तरह का माहौल बना दिया गया जिसके वजह से वो परेशान हो गए, और यही वजह थी कि उन्होंने गठबंधन से अलग होने का फैसला किया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि महागठबंधन में उन्होंने खुद कहा था कि 7 पार्टियों का समर्थन है और 165 विधायक उसके साथ हैं। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि 7 पार्टी जो है उसके साथ नीतीश कुमार आने वाले समय में कैसे सामंजस्य बिठाएंगे और कैसे आने वाले जो समय बचे हुए हैं 2025 तक का, वहाँ तक ये अपनी सरकार चला पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, जो बीजेपी के जो नेता हैं वो लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना था और इन्हीं वजहों से नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए हैं, जबकि अभी तक नीतीश कुमार इस आरोप को नकारते रहे। हालांकि उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जब उन्होंने ये बात कही है कि 2014 में जो सत्ता में आए थे वो 2024 में सत्ता में रहेंगे कि नहीं ये तो किसी को पता ही नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा था कि आने वाले जो समय है उसमें कुछ न कुछ इस पर भी चर्चा होगी। इस पर मेरी नज़र बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।